हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपके एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एसएससी का तूफान है, तो बिल्कुल तूफान वाली क्लास होगी। एक सवाल से मैं आपको 4 से 5 सवाल बताने का प्रयास करूंगा। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में इस क्लास से 2 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, या लिंगराज मंदिर हम्पी में स्थित है? जल्दी से बताएं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, ये स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका बिल्कुल सही दोस्तों मिलान है ये। और जो ब्रह्मेश्वर मंदिर है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आप लिखते चलिएगा, कौन सा कहाँ स्थित है। ये भी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। और ये दशावतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है दशावतार मंदिर है। लेकिन ये लिंगराज मंदिर ये दोस्तों हम्पी कर्नाटक में नहीं स्थित है, ये दोस्तों स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ पर? ये भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कंदरिया महादेव का मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, दशावतार मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये सबके सब दोस्तों कौन सी शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली में। याद रखिएगा, पंचायतन शैली के दोस्तों बने हुए मंदिर हैं सारे के सारे। सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। इन चारों के नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया सवाल 2 से 3 बार। सितार बजाते थे, बीड़ा बजाते थे, तबला बजाते थे कि बांसुरी बजाते थे? दोस्तों आपको याद होगा, जो समुद्रगुप्त हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वो दोस्तों बीड़ा बजाते थे। कौन सा? बीड़ा बजाते थे। तो आपका राइट आंसर होगा बीड़ा। और दोस्तों आपको बता दें, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रों वाले सिक्के से उनकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण भी मिलता है। यानी कि दोस्तों वो वीणा बजाते हुए उनके सिक्के पर दोस्तों उनका फोटो छपा हुआ था। इससे पता चलता है कि वो संगीत को पसंद करते थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा, सितार वादक और तबला वादक, इनसे दोस्तों एक नाम आपको याद रखना है। कौन सा? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों दोस्तों अमीर खुसरो भी लिख लीजिएगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद के दोस्तों उपाधि दी गई है। ये दोस्तों सितार वादक और तबला वादक ये दोनों थे। याद रखिएगा। जाकिर हुसैन दोस्तों काट दीजिएगा, ये दोस्तों गलत आंसर है। अमीर खुसरो इसकी जहां पे लिखिएगा, सितार वादक और तबला वादक। परीक्षा में आ सकता है कि अमीर खुसरो का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको याद रखना है ये सितार और तबला दोनों बजाते थे। और बांसुरी वादक दोस्तों बहुत ही फेमस है, हरिप्रसाद चौरसिया। इनका नाम परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक के समय का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें, कलिंग राज खारवेल के समय का है, रुद्रदामन के समय का है, समुद्रगुप्त के समय का है, पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। दोस्तों प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये दोस्तों कौन से किसके समय का है? ये समुद्रगुप्त के समय का है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन को लेकर बातें करते हैं। कलिंग के राजा खारवेल, इनके समय दोस्तों कौन सा अभिलेख था? तो दोस्तों आपको याद होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। इसको आप लिख लीजिएगा। कौन सा है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय का है? कलिंग के राजा खारवेल के समय का है। अब दोस्तों ये रुद्रदामन है, इनके समय का दोस्तों कौन सा है? रुद्रदामन इनके समय का दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मैंने कई बार शायद नोट भी कराया आपको। जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये किसके समय का है? रुद्रदामन के समय का है। और दोस्तों आपको बता दें, ये पुलकेशिन द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख
ये किसके समय का है? ये दोस्तों पुलकेशन द्वितीय के समय का है। अब दोस्तों आपको याद होगा सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया? ऐरण अभिलेख, ऐरण अभिलेख में किया गया सती प्रथा का उल्लेख। अब आप कमेंट कर बताएं ये ऐरण अभिलेख किसके समय का है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली किस प्रकार की थी? लगा लीजिएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, बेसर शैली। दोस्तों आपको याद होगा जो दक्षिण भारत की शैली थी वो दोस्तों कौन सी थी? वो थी दोस्तों द्रविड़ शैली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? द्रविड़ शैली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये दोस्तों नागर शैली, ये दोस्तों कौन से? उत्तर भारत के मंदिर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर भारत के दोस्तों जो मंदिर थे वो नागर शैली में बने हुए थे, लेकिन जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वो दोस्तों आपके द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और पंचायतन शैली की अभी हमने बात कर ली है। दोस्तों जितने मंदिर मैंने आपको बताए थे पंचायतन शैली में, उनका नाम आप याद रखिएगा। 100% आपको वहां से सवाल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको याद होगा द्रविड़ शैली का बहुत ही फेमस मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है। जल्दी से बताएं दोस्तों, तमिलनाडु में। ये दोस्तों आपको याद होगा ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर। और एक दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये दोस्तों द्रविड़ शैली का उदाहरण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया गया? लगा लीजिएगा स्टार, हिस्ट्री का लल्लन टॉप सवाल, परीक्षा में आया हुआ सवाल। गेहूं, चावल, जौ, कपास। दोस्तों आपको बता दें जो मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला अनाज था वो था चावल। कौन सा? चावल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं कृषि का सबसे पहला उदाहरण है दोस्तों, जो जिस फसल की कृषि की गई थी सबसे पहले, वो दोस्तों फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं तथा जौ, इन दोनों की सर्वप्रथम बार कृषि की गई थी। तो अगर कृषि के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे सवाल पूछे तो आप आंसर देंगे गेहूं और जौ। लेकिन मानव द्वारा सबसे पहली बार अनाज का उपयोग किया गया था कौन से? चावल का। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों एक बात आपको और बताऊं, जो कृषि का सबसे पहला उदाहरण था वो दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़। जितने सवाल निकल सकते हैं सारे सवाल मैं आपको निकाल के दूंगा, बस इसको नोट करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आपका भविष्य में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल 2024 कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम हो एसएससी का, तो आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। इन ई नोट्स में आपको दोस्तों क्या क्या मिलने वाला है? आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके और विविध प्रश्न, ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको केवल 130 पेज की पीडीएफ में दोस्तों आपको कवर कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों एसएससी की अभी तक जितनी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं और उनमें जो सवाल आपसे पूछे गए हैं सारे सवाल आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। केवल दोस्तों वहां पर वो सवाल इंक्लूड किए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फालतू का एक सवाल आपको नहीं पढ़कर जाना है। दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है और आपको तय करना है कि आपको किस लेवल का पढ़ाई कर जाना है, जिससे कि दोस्तों आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों इसका जो प्राइस रखा गया मात्र 50 रुपीज रखा गया। यानी कि दोस्तों 130 जो पेजेस की पीडीएफ है उसका प्राइस मात्र 50 रुपीज रखा गया है। अब इसको आप परचेज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको आप नोट कर लेना, 7078 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर दोस्तों आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी वॉलेट चलाते हो उससे आप 50 रुपीज पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर देंगे और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। यकीन मानिए ये पीडीएफ आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है। मिशन वर्दी 2024 इस बार पाकर रहना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपण। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका राइट आंसर। दोस्तों सवाल को सही से पढ़िएगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर आपसे पूछा गया है तो आपका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसका अर्थ क्या होता था? मृतकों का टीला। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए भारत का सबसे
प्राचीन नगर पूछा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा है भारत का सबसे बड़ी साइट दोस्तों कौन सी, बड़ी जगह कौन सी थी, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाता है राखीगढ़ी। याद रखिएगा दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक रोपण देके रखा हुआ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद होगा रोपण, यहाँ पर दोस्तों मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए थे रोपण से। और रोपण कौन सी नदी के किनारे स्थित है, परीक्षा में कई बार आया है, इसको आप लिख लें सतलुज नदी। सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपण, इसको भी आप लिखते चलें। कालीबंगा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लिख लें घग्गर नदी। कौन सा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहां पर, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। परीक्षा में कई बार आया सवाल है ये, कालीबंगा कहां पर स्थित है। और दोस्तों ये रोपण कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये पंजाब में स्थित है। कहां पर, ये पंजाब में स्थित है रोपण। अब दोस्तों आपको याद होगा हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी किनारे स्थित है, ये रावी नदी किनारे स्थित है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। उम्मीद करता हूं सारे फैक्ट आपने नोट किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव किस पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। अभी तक सवाल आपसे एसएससी में पूछा गया है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। अगर हो सकता है तो आपसे सवाल ऐसा पूछ ले, इनाम गांव किस पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। जल्दी से बताएं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। दोस्तों आपको बता दें जो इनाम गांव है वो ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी, जो कहां पर स्थित है, जो दोस्तों स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है इनाम गांव, ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें जो भीमबेटका गुफा है वो दोस्तों कहां पर स्थित है, परीक्षा में कई बार आया क्वेश्चन है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भोपाल से कुछ किलोमीटर, भोपाल से 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमबेटका गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों यहां से सवाल आपसे कैसे पूछेगा, जो भीमबेटका गुफा है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। याद रखिएगा वर्ष 2003 में, कब, वर्ष 2003 में भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने कब दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। तो दोस्तों आपको ऐसा सवाल पूछा जाए तो 1990 में दोस्तों किया था। कब, 1990 में। जितने सवाल दोस्तों इससे बन सकते हैं सारे मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या राखीगढ़ी। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी थी, तो दोस्तों याद रखिएगा ये धौलावीरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट थी धौलावीरा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको और बताता हूं, इसको भी आप सुनते चलिएगा। जैसे कि धौलावीरा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये दोस्तों धौलावीरा, ये दोस्तों लूनी नदी किनारे स्थित है। ये नहीं बताया मैंने अभी, लूनी नदी, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है धौलावीरा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि धौलावीरा इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो वर्ष 2021 में किया गया था। कब किया गया था, 2021 में। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, दैमाबाद। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों नक्काशीदार ईंटें, इसका साक्ष्य दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कहां से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था नक्काशीदार ईंटें। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। आपको बता दें जुते हुए खेत, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत या नक्काशीदार ईंटें, ये दोनों का संबंध कहां से है, कालीबंगा से है। इतनी जानकारी आपको याद रख लेनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे, यानी कौन सा ऐसा हथियार था, कौन सा ऐसा शस्त्र था जिसे वो नहीं जानते थे। भाला, कुल्हाड़ी, तलवार, धनुष, बाण। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तलवार आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तलवार के बारे में नहीं जानकारी रखते थे, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदांत की संख्या कितनी मानी गई है, लगा लीजिएगा स्टार। यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आने वाली शिफ्टों में 100% आपको सवाल यहां से देखने को मिलेगा।
108 है, 18 है, 4 है, 6 है। दोस्तों याद रखिएगा जो वेदांग है इनकी संख्या मानी गई है 6। कितनी? 6 मानी गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हैं आपके 108। 108 क्या है? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और महापुराण कितने हैं? 18 महापुराण हैं, आपको याद होगा। महापुराण, महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। और दोस्तों आपको याद होगा वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें दोस्तों कितने मंडल हैं? जल्दी जल्दी से बताएं। 1028 तो सूक्ति हैं ऋग्वेद में, और 10 कितने मंडल हैं? जल्दी बताएं। 10, आई थिंक 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण में राजा को क्या कहते थे? सम्राट, विराट, भोज, सुरात। लगा लीजिएगा स्टार। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जो उत्तर वैदिक काल था इसमें दक्षिण में राजा को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा दक्षिण में राजा को कहते थे भोज। भोज आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कौन सी दिशा में राजा को क्या कहते हैं ये भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। जैसे कि सम्राट पूर्व में, अगर आपसे पूछ ले रहा है कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व में राजा को क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। और विराट दोस्तों किस में कहते थे? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर में, उत्तर दिशा में राजा को विराट कहते थे। और सुरात दोस्तों कहते थे पश्चिम में, पश्चिम में। और दोस्तों जो मध्य में दोस्तों क्या कहा जाता है? मध्य में दोस्तों राजा को राजा ही कहा जाता था। याद रखिएगा। ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम या जैमिनी। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों सांख्य दर्शन है, इसके दोस्तों कौन है? जल्दी से बताएं। आपको मैंने कई बार नोट कराया है। सांख्य दर्शन के दोस्तों प्रवर्तक है आपका कपिल मुनि जी। कहाँ गए कपिल? ये रहे दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या होगा? कपिल मुनि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पतंजलि को लेकर। ये दोस्तों कौन से दर्शन संबंधित है? योग दर्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है योग दर्शन संबंधित कौन है? पतंजलि। गौतम दोस्तों किस दर्शन संबंधित है? तो आपको याद होगा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। और जैमिनी दोस्तों ये कौन से हैं? दोस्तों आपको याद होगा पूर्व मीमांसा। कौन सा? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दोस्तों इनसे संबंधित है जैमिनी। अब दोस्तों यहां से एक और लिख लीजिएगा आप, पूर्व मीमांसा और दोस्तों उत्तर मीमांसा इसे कहते हैं। उत्तर मीमांसा ये भी लिख लीजिएगा, उत्तर मीमांसा। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। इनके दोस्तों हैं आपको बादरायण, बादरायण। याद रखिएगा सवाल अच्छा है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग वैदिक काल में गंडक नदी को क्या कहा जाता था? विपाशा, शतुद्री, सदानीरा या अस्कनी। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि दोस्तों किस नदी को उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था? और परीक्षा में नोट आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है ऋग वैदिक काल में गंडक नदी को क्या कहा जाता था? सदा नीरा कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा सदा नीरा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब विपाशा दोस्तों किसको कहते थे? व्यास नदी को कहते थे। किसको? व्यास नदी का दोस्तों पुराना नाम था विपाशा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सतुद्री, सतुद्री दोस्तों किस नदी का था? तो दोस्तों आपको याद होगा सतलज नदी, सतलज नदी। अस्कनी दोस्तों किसका था? अस्कनी, अस्कनी था आपका चेनाब नदी, चेनाब। अब दोस्तों एक दोस्तों नाम आओ याद रखिएगा, वितिस्ता, वितिस्ता। ये था दोस्तों झेलम नदी का नाम। किसका? झेलम नदी का। एक दोस्तों परुषणी और याद रखिए, परुषणी। ये दोस्तों आपका था रावी नदी का नाम। किसका? रावी नदी का नाम। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो दोस्तों आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा गाय को वेदों में क्या कहा जाता था? गाय को वेदों में कहते थे अगन्या। जो दोस्तों जिसको मारना पाप होता था और मृत्यु दंड की सजा या देश निकाले की सजा थी। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? दोस्तों बहुत डीप सवाल है ये, जल्दी से बताएं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपको याद रखना है जो ऋग्वेद है इसमें गंगा नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है। कितनी बार? 1 बार हुआ है गंगा नदी का उल्लेख। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, यमुना नदी का उल्लेख हुआ था 3 बार। और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, याद रखिएगा। और सबसे पवित्र नदी दोस्तों किसको माना गया? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है?
अंगुत्तर निकाय, उत्तरोत्तर निकाय, जैन साहित्य या इनमें से कोई नहीं? लगा लीजिएगा सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों 16 महाजनपद, ये दोस्तों छठी शताब्दी में, कौन सी छठी शताब्दी में दोस्तों इसका उल्लेख था। और दोस्तों आपको बता दें ये अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिला है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वज्जी थी, उज्जैन थी, तक्षशिला थी, पोतन थी? दोस्तों आपको याद होगा जो गांधार महाजनपद था इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी तक्षशिला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वज्जी ये किसकी राजधानी थी? वैशाली की, वैशाली की राजधानी थी ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा उज्जैन, ये दोस्तों किसकी राजधानी थी? उज्जैन, तो दोस्तों आपको याद होगा ये अवंती की थी, अवंती की थी। पोतन किसकी थी? पोतन थी दोस्तों अशमक की राजधानी थी, अशमक। ये कुछ सवाल हैं जो दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? सवाल बहुत ही सिंपल है लेकिन दोस्तों कंफ्यूज कर देता है बच्चों को और बच्चे महावीर स्वामी लगा देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऋषभदेव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। और दोस्तों आपको बता दें सबसे आखिरी तीर्थंकर हैं 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें ये महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। और 23वें कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। परीक्षा में यहीं से सवाल पूछा जाता है आपसे बार बार कि 23वें तीर्थंकर कौन है, पहले कौन है और आखिरी कौन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ क्या होता है? ये सवाल दोस्तों आपका आई थिंक बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। पूजनीय, विजेता, सन्यासी, बंधनहीन। तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ होता है विजेता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विजेता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आपके होमवर्क का सवाल है, जल्दी से बताएं महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अब दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और एक बार फिर मैं नंबर नोट किए दे रहा हूं, अगर आपको वो ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं नोट्स को लेकर आप पूछ सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।